सुबह की पहली किरण धरती की चारों ओर रंगों की खुशहाली ले आती है। हरी भरी वादियाँ, रंग बिरंगे फूल और टिमटिमाती बटरफ्लाई। तो ये सारी हमारे जो रंगों की जो दुनिया है वो हंस खिलने लगती है। तो बच्चों कभी सोचा है कि ये जो हरी भरी रंगे चारों ओर खिलने लगती है तो इसके पीछे होती है हमारा सूरज की किरण, यानी वो प्रकाश, यानी लाइट, जो कि हमारे दुनिया में रंगों भर देती है और हमारे चारों ओर सभी चीज़ों को जानने में मदद करती है। तो बच्चों, तो चलिए आज इस लाइट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्लास 10th का पहला फिजिक्स का चैप्टर जो कि है हमारा लाइट, और इसको हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहला पार्ट में हम लोग इस लाइट का पहला चैप्टर का पहला पार्ट जो कि हमारा रिफ्लेक्शन, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये जो पूरी टॉपिक है ये क्लास 10 बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो कि हमारा सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो सबसे पहले चलो बच्चों हम लोग को ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो लाइट होती है वो दरअसल होता क्या है। तो लाइट को स्टडी करने के लिए फिजिक्स का एक डेडिकेटेड ब्रांच होती है जिसे कि हम लोग बोलते हैं ऑप्टिक्स। यानी ऑप्टिक्स इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। तो लाइट के जिस भी जो बिहेवियर होती है या उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है तो उसको स्टडी करने के लिए हम लोग फिजिक्स का एक ब्रांच का सहायता लेते हैं जो कि होता है हमारा ऑप्टिक्स। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग ये देखेंगे कि जब भी किसी लाइट की सोर्स से लाइट आकर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो गिरती है और उसके बाद उसी लाइट वहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद जब हमारे आंखों के द्वारा डिटेक्ट होती है तो तब हम लोग बच्चों उस चीज़ को देख पाते हैं या उसके जो कलर्स है तो उसको हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। तो जिस फिनोमेना से लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर टकरा कर हमारे आंखों में आती है या टकरा कर वापस उसी मीडियम में चला जाता है तो उस फिनोमेना का हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? रिफ्लेक्शन। और जो लाइट टकरा कर वापस बाउंस बैक होती है उसे हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट, और यही रिफ्लेक्टेड लाइट उस ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करने में हमें मदद करती है। तो बच्चों जैसे कि आपने बचपन में हमारे जो प्राइमरी स्कूलिंग है तो वहाँ पर आपने ये भी ज़रूर पढ़ा होगा कि जो लाइट है तो दरअसल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, और उसी लाइट के सोर्स के सामने अगर हम लोग रख लेंगे एक छोटा सा ओपेक ऑब्जेक्ट तो वहाँ पर हम लोगों को शैडो देखने को मिलेगा। लेकिन अगर कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम हम लोग लाइट के सामने रखेंगे तो लाइट उसके थ्रू ट्रांसमिट हो जाएगा, हमें कोई भी शैडो वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो दरअसल ये जो लाइट होती है तो कभी कभी जब लाइट के जो पाथ में अगर कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट रख लिया जाता है तो लाइट वहाँ पर थोड़ी सी मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो इस फेनोमेना का हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं बच्चों? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये जो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फेनोमेना है तो ये हमारी जो लाइट की स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हुई कॉन्सेप्ट को है वो यहाँ पर गलत बता देती है। क्या बता देती है बच्चों? गलत बता देती है। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये हमें बताती है कि जो लाइट है वो एक वेव की तरह बिहेव करती है, यानी एक तरंग की तरह वो बिहेव करती है। लेकिन जो वेव थियोरी है तो वो हर जगह काम नहीं आता, क्योंकि जो लाइट है वो जो मैटर के साथ कांटेक्ट में आती है तो वो वहाँ पर एक पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, यानी जो लाइट की जो बीम्स है तो वो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल की तरह एक काम करती है। तो इससे यहाँ पर ये जो कन्फ्यूजन पैदा हुआ कि लाइट वेव है या पार्टिकल, और इसी दोनों समस्याओं की जो समाधान के लिए जन्म लिया मॉडर्न क्वांटम थ्योरी, जिसको कि दरअसल हम लोग बोलते हैं क्वांटम थ्योरी। तो क्वांटम थ्योरी हम लोगों को ये सजेस्ट करता है लाइट ना ही एक वेव है और ना ही पार्टिकल, तो ये दोनों का नेचर शो करती है। यानी यहाँ पर जो लाइट है वो एक डुअलिटी प्रॉपर्टी शो करता है, वो एक वेव की तरह भी बिहेव करती है और एक पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर इस जंगल के अंदर ये जो फिनोमेना देख रहे हैं जिसको कि बेसिकली आप लोग 9th क्लास में पढ़े टिंडल इफेक्ट, तो ये जो परिघटना है तो यहाँ पर ये जो लाइट है ये एक वेव बिहेवियर शो करता है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है तो ये दरअसल कैसे काम करती है और हमारे जीवन में ये कैसे इस्तेमाल में आती है। तो फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेस इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग ए सरफेस इज नोन एज ए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट जब किसी भी सरफेस के ऊपर गिरती है या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है तो वो वहाँ से बाउंस बैक होती है। तो इसी फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ
लाइट। तो इसी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फिनोमेना की वजह से ही हम लोग जो मिरर्स होते हैं, यानी जो मिरर्स के जो सरफेस होते हैं, तो वहीं पर हम लोग हमारा जो इमेज है तो वहाँ पर हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं। तो इसको चलो बच्चों हम लोग थोड़ी सी रे डायग्राम के जरिए समझते हैं। तो जब भी कोई मिरर हो या सरफेस हो तो उसके ऊपर जो रे आकर टकराती है तो उसे हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। और जिस पॉइंट में आकर वो टकराती है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट। और उसी पॉइंट से जब लाइट बाउंस बैक होती है तो उस रे को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और इसी इंसिडेंट पॉइंट पर अगर इस मिरर के सरफेस में अगर हम लोग एक नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर अगर ड्रा करेंगे तो ये तीनों के तीनों इसी सेम प्लेन में रहेंगे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो इंसिडेंट रे यहाँ पर नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी तो उसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट एंगल, जो कि बेसिकली डिनोट किया जाता है स्मॉल आई के द्वारा। और ये जो रिफ्लेक्टेड जो रे है तो वो इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, जो कि बेसिकली डिनोट किया जाता है हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल। तो इसी से ही जन्म लेता है हमारा लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसका मतलब ये होता है जो आई का वैल्यू है वो हमेशा आर यानी रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होगा। और इसका जो सेकेंड लॉ वो ये कहता है कि जो इंसिडेंट रे और द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ अ इंसिडेंट और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये तीनों सेम प्लेन में ही रहते हैं। और ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है तो ये दोनों लॉस हर सरफेस के लिए एप्लीकेबल होता है, चाहे वो इस तरह की स्मूथ यानी प्लेन सरफेस हो या इस तरह की रफ सरफेस हो। तो हर सरफेस के लिए ये जो लॉ है वो काम करती है। तो जो लाइट की वजह से जो इमेज फॉर्म होती है या जो इमेज को हम लोग देखते हैं तो वो दरअसल दो तरह के होते हैं। और ये जो इमेज होती है तो वो किसी पॉइंट के पास जब जाकर वहाँ पर मीट करते हैं या हमें वहाँ पर अपीयर टू मीट दिखाई पड़ते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं इमेज ऑफ अ फर्स्ट पॉइंट। और इसी से ही हम लोग डिफाइन करेंगे कि इमेज जो होती है बेसिकली दो तरह के होते हैं। तो पहला वाला जो इमेज होती है तो वो बेसिकली होती है रियल इमेज। तो रियल इमेज उसी को ही बोलेंगे जब रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद वो एक्चुअली एक पॉइंट पर हमें मिलती हुई नज़र आएगी। तो उस तरह की जो इमेज है उसे हम लोग बोलेंगे रियल इमेज। और ये जो रियल इमेज है तो वो हमेशा उल्टा होती है। और ये जो रियल इमेज है तो इसे हम लोग स्क्रीन में पकड़ सकते हैं, यानी इसे स्क्रीन में हम लोग देख सकते हैं। और जो दूसरी वाली इमेज होती है तो वो होती है हमारा वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज एक्चुअली फॉर्म कब होता है कि जब जो रे ऑफ लाइट आफ्टर जो रिफ्लेक्शन वो एक पॉइंट पर अपीयर्स टू मीट होते हैं, यानी वो उसी पॉइंट पर मिलने की तरह दिखाई पड़ती है लेकिन एक्चुअल में वो मिलते नहीं है। तो उस तरह की इमेज को हम लोग बोलेंगे वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज तो होती है उसको हम लोग स्क्रीन पर उसे नहीं पकड़ सकते। और ये जो वर्चुअल इमेज होती है वो हमेशा सीधा रहते हैं यानी इरेक्ट रहते हैं। तो ये बेसिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों कि ये जो रियल इमेज की प्रॉपर्टी होती है तो वो होते हैं इन्वर्टेड यानी उल्टा होते हैं, और जो वर्चुअल इमेज होती है तो वो इरेक्ट यानी सीधा होती है। तो ये थी हमारी दो प्रकार की इमेज जो कि हम लोग इसी पूरी सेशन में देखने वाले हैं। और इसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे मिरर्स को तो मिरर्स बेसिकली उनके सरफेस के हिसाब से, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के हिसाब से ही हम लोग उन्हें कैटेगराइज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मिरर्स कितने प्रकार के एक्चुअली हो सकते हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि दो टाइप्स की मिरर के बारे में। तो सबसे पहला वाला जो मिरर है तो वो है हमारा प्लेन मिरर। तो ये जो प्लेन मिरर होती है उसकी जो सरफेस होती है तो वो बेसिकली प्लेन होती है। और ये जो स्पेरिकल मिरर होती है तो उसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो वो बेसिकली होती है हमारा स्पीयर की पार्ट। तो चलिए बच्चों सबसे पहले प्लेन मिरर का हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो प्लेन मिरर होती है जैसे कि हमने जाना इसका जो सरफेस है वो फ्लैट होती है तो उसे हम लोग बोलेंगे प्लेन मिरर। और जो प्लेन मिरर है उसको हम लोग डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। और आपने
जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, जो पेरिस्कोप है उसके अंदर भी यूज़ करते हैं, और जो कैलिडोस्कोप है तो उसके अंदर भी यूज़ करते हैं। और इसके अगर जो इमेज के अगर नेचर का हम लोग स्टडी करेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि ये जो इमेज होती है वो हमेशा वर्चुअल होती है। जैसे कि हमने पढ़ा कि वर्चुअल इमेज को हम लोग कभी भी पर्दे में पकड़ नहीं सकते हैं, और ये इरेक्ट यानी हमेशा सीधा रहती है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर इस प्लेन मिरर की जो इमेज है तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो। और इसका जो मिरर में जो इमेज फॉर्म होती है वो हमेशा बिहाइंड द मिरर, यानी मिरर के जो पीछे है यानी जो सरफेस है तो वहाँ पर उसके पीछे वो फॉर्म होती है। और अगर इनकी साइज़ को देखेंगे तो ऑब्जेक्ट का जो साइज है यानी जितना बड़ा ऑब्जेक्ट का हाइट है तो उसका जो इमेज का हाइट भी उसके साथ बराबर रहती है। तो नेक्स्ट है तो इसका जो डिस्टेंस, तो अगर कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के पास से जितना दूर में जाकर खड़ा होगा तो उसका जो इमेज है तो मिरर के अंदर वो उतने ही पीछे वहाँ पर फॉर्म होगा। और उसके बाद और एक चीज़ आप लोग नोटिस करोगे, जब भी हम लोग किसी भी प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये राइट हैंड में कुछ पकड़ा हुआ है लेकिन मिरर में ये ऐसा दिखाई पड़ रहा है ये लेफ्ट हैंड में यहाँ पर पकड़ा है। तो इस तरह की जो यहाँ पर फेनोमेना हम लोग देखेंगे तो उसे हम लोग बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन, यानी जो इमेज है वो लैटरली इन्वर्टेड हो जाती है। जैसे कि बेसिकली जो राइट हैंड है तो वो हमें लेफ्ट हैंड की तरह दिखाई देती है। तो ये थी हमारी प्लेन मिरर की सारी प्रॉपर्टीज़। तो इसके बाद जो सेकेंड मिरर है तो वो है हमारा स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर दरअसल कब फॉर्म होती है कि जब उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसी भी स्फीयर का पार्ट होती है तो उसे हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। और ये जो स्फेरिकल मिरर है इस चैप्टर में हम लोग दो तरह की स्फेरिकल मिरर के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहला वाला है हमारा कॉनकेव मिरर। तो जो कॉनकेव मिरर है तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो चम्मच होती है तो चम्मच की जो अंदर वाला हिस्सा होती है तो उस साइड को हम लोग बोलेंगे कि कॉनकेव मिरर, और जो चम्मच का जो पिछला हिस्सा होती है तो उसका हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर, यानी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो स्फीयर का वो आउटर है, और जो कॉनकेव मिरर में क्या है बच्चों कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनरवर्ड है। और इसको हम लोग कुछ इस तरह से डिनोट करेंगे जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और एक बात यहाँ पर बच्चों याद रखो कि जो कॉनकेव मिरर होती है तो इसमें जो इमेज फॉर्म होती है तो वो रियल होती है, इन्वर्टेड यानी उल्टा होती है, और डिमिनिश्ड छोटी होती है। और ये भी बच्चों याद रखना कि हम लोग कोई भी अगर एक स्पून को पकड़ें, चम्मच को पकड़ें और हमारे शरीर से दूर लेकर जाएं तो इमेज छोटा होती चली जाएगी। और अगर आप लोग जब उसी चम्मच को पास में लाएंगे उसके अंदर की साइड को तो वहाँ पर जो इमेज की साइड है जो साइज है वो धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ने लगेगी, और उसकी जो हमारी इमेज की साइज है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। और ये जो कॉन्वेक्स मिरर होती है बच्चों, तो कॉन्वेक्स मिरर बेसिकली इसमें वर्चुअल इमेज फॉर्म होते हैं। वर्चुअल जैसे कि हम लोग जाना कि इसको हम लोग कोई भी पर्दे में पकड़ नहीं सकते, और ये इरेक्ट होंगे यानी सीधे होंगे, और उनकी जो साइज होगी इमेज की साइज वो बहुत ही छोटा होगी। और बच्चों अगर हम लोग इस तरह की स्पून को पकड़ेंगे उसका जो आउटवर्ड जो कि कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम करती है तो उसको हम लोग हमारे शरीर से दूर लेकर जाएंगे तो आप लोग देखेंगे कि जो इमेज की साइज है वो धीरे धीरे छोटी होती चली जाएगी। तो बच्चों ये थी स्फेरिकल मिरर की खासियतें। तो यहाँ पर हम लोग दो मिरर की बारे में चर्चा किए। तो सबसे पहला वाला है हमारा कॉनकेव मिरर और उसके बाद हमारा कॉन्वेक्स मिरर। तो इन दोनों मिरर के हम लोग कुछ चलो पार्ट्स को जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि हमने जाना कि ये जो स्फेरिकल मिरर होती है तो दरअसल वो एक स्पीयर का पार्ट होती है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखते हो तो बच्चों आप लोग जो टेनिस जब खेलते हो टेनिस बॉल में तो वहाँ पर एक टेनिस बॉल जब बीच में फट जाता है तो वो दो हिस्सों में टुकड़ा हो जाती है। तो आप लोग उसी को ही एक मिरर की तरह समझ सकते हो। तो उसका एक अंदर की तरह हिस्सा होती है और एक बाहर की तरह होती है। तो जब हम अंदर की तरह हिस्सा लेते हैं तो उसे हम लोग बोलेंगे हमारा कॉनकेव मिरर। तो ये जो अंदर वाला हिस्सा होती है तो उसका एक जो सेंटर होगा यहाँ पर पॉइंट, तो उसी पॉइंट का हम लोग बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं बच्चों? सेंटर ऑफ द पॉइंट, जो कि होता है बेसिकली हमारा पोल। और ये जो स्पीयर होती है, स्पीयर का जो हिस्सा होती है तो वो उसके सेंटर में लाया करता है। और उसके बाद बच्चों जो कॉनकेव मिरर है तो वो जिस स्पीयर का हिस्सा है तो उस स्पीयर का जो सेंटर है तो उसे हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर।
और ये दोनों मिरर्स के लिए सेम होती है। तो यहाँ पर जो कॉन्वेक्स मिरर है जो कि आउटवर्ड है उस टेनिस बॉल के, तो उसका भी एक सेंटर होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं पोल। और वो भी जिस पेयर का पार्ट है तो उसका भी एक सेंटर है, तो उसे हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये दोनों के लिए वही सेम तरह की कॉन्सेप्ट की तरह काम करती है। लेकिन बच्चों यहाँ पर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो वो यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के, कॉन्केव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने रहती है, और जो कॉन्वेक्स मिरर होती है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर उसके बैक साइड में रहती है। तो नेक्स्ट जो इनके सेंटर और पोल के बीच में जो डिस्टेंस होती है तो उसे हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये दोनों के लिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। और ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल आर के द्वारा। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं पोल और सेंटर यानी पी सी, तो इन दोनों के डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये जो सेंटर और पोल को जो लाइन यहाँ पर जोड़ती है तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये वो इमेजिनरी लाइन है जो कि हमारे पोल को सेंटर के साथ देकर पास करती है, और ये हमेशा यहाँ पर पोल यानी मिरर के सरफेस के लिए एक नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर होती है। तो चलिए अब इन स्पेरिकल मिरर की खासियत को हम लोग जानते हैं। तो जो स्पेरिकल मिरर्स होती है तो उनके बहुत सारे खासियत होती हैं जो कि जिसके लिए हम लोग इसको डेली लाइफ में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पर लिया है एक कॉन्केव मिरर। अगर एक कॉन्केव मिरर को लेकर हम लाइट के सोर्स की ओर उसे दिखाएंगे, तो जैसे कि हमने यहाँ पर लाइट के सोर्स के हिसाब से लिया है सन की लाइट को, और यहाँ पर सन की लाइट को जब हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो ये इस कॉन्केव मिरर में पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होकर तो ये एक जगह को पॉइंट हो जाएगा। अगर इसी जगह पर अगर हम लोग एक पेपर लाकर रख लेंगे तो ये जो छोटा सा बिंदु यहाँ पर फॉर्म हुआ तो ये है हमारा सूरज का प्रतिबिंब, तो जो कि बेसिकली छोटा है उसके आकार में, और ये जो है उसका उल्टा प्रतिबिंब यानी रियल इमेज है, जिसे कि हम लोग यहाँ पर पर्दा यानी इस कागज़ के द्वारा यहाँ पर पकड़ पाए हैं। और ये जो पॉइंट होती है तो इसी पॉइंट पर जो सूरज की लाइट की सभी ऊर्जा यहाँ पर आकर केंद्रीभूत हो जाती है, तो जिसकी वजह से ये जो पेपर होती है वो कुछ समय बाद चलने लगती है। और ये जो सारी ऊर्जा की यहाँ पर जो लाइट की सोर्स की जो बीम से यानी जो रश्मि है यानी रे है, तो वो जब जाकर यहाँ पर एक पॉइंट पर मिल जाती है तो इसको हम लोग बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं बच्चों? फोकस। तो चलिए इसी फोकस के बारे में थोड़ी सी हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो ये जो फोकस बेसिकली इसे हम लोग रे डायग्राम के द्वारा यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आप लोग बच्चों यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो ये है हमारा कॉन्केव मिरर। तो जितने भी सारे जो लाइट्स है तो उनकी जो रेज है वो जब वो बहुत ही दूर से आती है तो वो पैरेलल होकर आती है। क्या होकर आती है बच्चों? पैरेलल होकर। और ये जो पैरेलल होकर जब किसी भी कॉन्केव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस में टकराती है तो टकराने के बाद ये एक ही पॉइंट पर सारे ऊर्जा आकर केंद्रीभूत हो जाती है, और इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस यानी प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रिंसिपल फोकस ऑफ यहाँ पर कॉन्केव मिरर। और ये जो फोकस पॉइंट है वो मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने रहती है। तो उसी तरह ये जो पोल और ये जो फोकस के बीच जो दूरी होती है तो इसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, जो कि बेसिकली स्मॉल एफ के द्वारा डिनोट की जाती है। किसके द्वारा डिनोट की जाती है बच्चों? स्मॉल एफ के द्वारा। तो उसी तरह बच्चों जब कॉन्वेक्स मिरर में लाइट बहुत दूर से आकर टकराती है पैरेलल, तो वो सारी जो लाइट की जो बीम्स है यानी रेस है तो वो एक ही पॉइंट पर आकर मिलती हुई हमें दिखाई देती है, तो उसको ही हम लोग बोलते हैं फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। और ये जो फोकस और जो पोल के बीच में यहाँ पर भी जो दूरी होगी तो उसको हम लोग बोलेंगे फोकल लेंथ। क्या बोलेंगे बच्चों? फोकल लेंथ। और उसको भी हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल एफ के द्वारा। और जो यहाँ पर हमने एक चीज़ नोटिस की कि जो फोकस है प्रिंसिपल फोकस तो वो कॉन्केव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने रहती है, और कॉन्वेक्स मिरर में ये उसके बैक साइड में रिफ्लेक्टिंग सरफेस के रहती है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पर रिलेशन देखेंगे कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है यानी जो कि डिनोट होती है हमारा कैपिटल आर के द्वारा, और जो फोकल लेंथ होती है तो उनके बीच में क्या रिलेशन होती है। तो यहाँ पर बच्चों जैसे कि हमने जाना ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ पर जो होती है हमारा पोल, तो इन दोनों की जो दूरी को हम लोग लेते हैं कैपिटल आर। तो यहाँ पर जो फोकस
और यहाँ पर जो पोल के बीच में जो दूरी है तो उसे हम लोग लेते हैं हमारा फोकल लेंथ। और इन दोनों के रिलेशन में ये होती है हमारा कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है तो वो 2 टाइम्स ऑफ द हमारा जब फोकल लेंथ होती है तो उसके बराबर होती है, यानी R इक्वल टू हमारा होती है 2f। और इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस का आधा होती है। और ये दोनों के लिए बच्चों यहाँ पर आप लोग रिलेशन देख सकते हो, यहाँ पर बोथ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं। और इनके द्वारा यानी जो खास करके जो कॉनकेव मिरर है तो उसके द्वारा इमेज कैसे फॉर्म होती है और उनके जो नेचर्स होते हैं तो वो बेसिकली कैसे होती है। तो बच्चों इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट सेटअप करना पड़ेगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो हम लोग लेंगे एक लाइट के सोर्स, यहाँ पर हमने एक जलती हुई मोमबत्ती को ली है यानी कैंडल को ली है, और यहाँ पर हम लोग लेंगे एक कॉनकेव मिरर और उसको हम लोग सेटअप करेंगे ऐसे कि यहाँ पर एक पीछे उसके सामने लगा लेंगे हमें एक पर्दा। तो हम लोग ये देखेंगे कि ये जो लाइट की सोर्स से आती हुई जो लाइट है जब इस मिरर में टकराएगी तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन के बाद इस जो यहाँ पर जो पर्दा है तो यहाँ पर हम लोगों को उसकी इमेज दिखाई पड़ेगी। तो सबके लिए सबसे पहले बच्चों हम लोग ये करेंगे कि ये जो मिरर है तो उसके हम लोग पोल निकाल कर एक पॉइंट लिखे रहेंगे कि पोल के पास रहे, और उसके बाद उसका जो फोकस है तो फोकस के पास रहे वो ऑब्जेक्ट, और इन दोनों के बीच में भी रहे। और ये जो मिरर है जिस स्फीयर का पार्ट है तो उसके सेंटर की जो मेजर करने के बाद उसको सेंटर में भी रखेंगे और सेंटर के पीछे भी रखेंगे। और ये सभी कंडीशन में हम लोग देखेंगे कि इमेज कहाँ पर फॉर्म होता है। तो जैसे कि बच्चों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जितने पास हम लोग आएंगे और पास आने के बाद यहाँ पर जो इमेज फॉर्म होगा इस पर्दे में वो धीरे धीरे बड़ी होती चली जाएगी। और इसे याद रखना बच्चों कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 3 चीज़ों को यहाँ पर नज़र रखना होगा कि सबसे पहले पोल, फोकस और सेंटर। तो इनके बीच और इनके जो पीछे रखने के बाद इस ऑब्जेक्ट को तो ये कैसे इमेज यहाँ पर बनाएगी। तो चलिए बच्चों एक एक करके इसे रेड डायग्राम के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम लोग इन जो सारी पोजीशन में इसकी जो इमेज फॉर्म होगी उसका नेचर कैसा होगी, उसकी पोजीशन कहाँ पर होगी और उसकी साइज कैसे होगी, तो उसको हम लोग रे डायग्राम के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन बच्चों जब भी हम लोग इसी तरह की एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तो यहाँ पर हम लोगों को ध्यान रखना होगा हम लोग 2 तरह की लाइट सोर्स ले सकते हैं, या तो किसी पॉइंटेड रिसोर्स यानी पॉइंटेड लाइट सोर्स ले सकते हैं, या कोई बड़ा सा जो एक्सटेंडेड सोर्स जैसे कि हमारा सूरज है तो उसके लिए भी हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पर इनमें से बहुत सारे रेज निकलती हैं, लेकिन उनमें से हम लोगों को सिर्फ 2 लाइट रेज चाहिए कोई सी तरह की इमेज को हम लोग रे डायग्राम में दिखाने के लिए। तो वो इनमें से कोई भी हो सकता है। तो सबसे पहला वाला जो रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल होकर आती हो, जो कि कनेक्ट करता है हमारा सेंटर और पोल को, या वो उस प्रिंसिपल फोकस के ऊपर गिरकर आती हो, चाहे वो कन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो। और उसके बाद बच्चों ये जो लाइट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर के गिरकर आती हो, या कोई भी इंक्लाइन होकर जब वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इंक्लाइन होकर जब वो पोल के ऊपर गिरती हो। तो इनमें से चारों जो रे है तो इनमें से कोई भी 2 रे को हम लोग लेकर इमेज डायग्राम यहाँ पर बना सकते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक बात याद रखना कि जब लाइट फोकस देकर आती है तो कॉनकेव मिरर की जो फोकस है क्योंकि वो सरफेस के सामने है तो वो वहाँ पर उसके ऊपर गिरती है, लेकिन जो हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर है तो वहाँ पर जो प्रिंसिपल फोकस है तो वो उसके ऊपर की सीधा आती है, लेकिन वो अपीयर्स टू मीट होती है। तो चलो बच्चों इसको हम लोग रेड डायग्राम के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हमने जाना कि यहाँ पर कि कोई भी यहाँ पर जो स्पेरिकल मिरर के जो इमेज को हम लोग शो करने के लिए हमें 2 यहाँ पर रेस चाहिए। तो सबसे पहला वाला रेस जो है बच्चों वो इन्फिनाइट डिस्टेंस से जब आती है तो वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ वो पैरेलल होकर आती है, और जो पैरेलल होकर आकर वो गिरती है, और यहाँ पर जो कन्वेक्स मिरर है तो उसमें वो अपीयर्स टू यहाँ पर जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो वहाँ पर पैरेलल होती है। तो इन दोनों केसेस में यहाँ पर जो पैरेलल लेस है वो फोकस देकर जाती है जब कॉनकेव मिरर में, और अपीयर्स टू पास थ्रू द फोकस इन कन्वेक्स मिरर।
तो ये थी हमारी पहली कंडीशन। तो जब लेफ्ट राइट प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल होकर आएगी तो वो फोकस की ओर देकर जाएगी, या कॉन्वेक्स मिरर में वो फोकस की तरफ मिलती हुई नज़र आएगी। और जो सेकेंड वाला है कि जब ले ऑफ लाइट फोकस के ऊपर यहाँ पर देकर आती है, या हमारे जो कन्वेक्स मिरर है तो उसमें वो फोकस की तरफ वो आती हुई नज़र आती है, तो तब वो क्या करती है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है तो वो उसके साथ पैरेलल होकर वापस चली जाती है। तो इसे याद रखना बच्चों कि जब भी लाइट फोकस देकर जाती है या फोकस की तरफ हम आती हुई नज़र आती है तो वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल होकर वापस जाती है। और उसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन आती है बच्चों, तो वो है जब लाइट सेंटर के ऊपर देकर आती है, यानी सेंटर देकर जब आती है, यानी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर जब देकर आती है, या हमारे जो कन्वेक्स मिरर है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर आती हुई दिखाई देती है, तो वो उसी सेम डायरेक्शन में सेम पाथ में वो वापस चली जाती है। और जो आखिरी वाला कंडीशन है तो वो है बच्चों जब लाइट किसी भी जो इंक्लाइंड एंगल यानी तिरछा, जब कोई भी ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है तो उसके ऊपर वो तिरछा होकर आती है, यानी इंक्लाइंड होकर आकर यहाँ पर पोल के ऊपर गिरती है। तो पोल के ऊपर गिरने के बाद वो इसी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जितने डिग्री एंगल करके आती है तो उतने ही डिग्री एंगल करके वो वापस चली जाती है। जैसे कि हमने जाना ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो दरअसल एक नॉर्मल होती है यहाँ पर पोल में, तो यहाँ पर जो एंगल बनती है इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल ये हमेशा बराबर रहती है। और ये जो चारों कंडीशंस हमने अभी पढ़ा तो ये चारों कंडीशंस में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर ऑलवेज ओबे करता है। तो चलिए बच्चों इसी चारी कंडीशन को लेकर हम लोग इमेज कैसे फॉर्म होती है उसे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हमने जाना कि जो कॉन्केव मिरर है तो उसके लिए हम लोग 6 कंडीशंस यानी 6 पोजीशन लेंगे किसी ऑब्जेक्ट का। तो सबसे पहला वाला जो कंडीशन यानी जो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है तो वो है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग इन्फिनिटी डिस्टेंस में रखें, तो जैसे कि हम लोग सूरज क्यों ले लेते हैं, तो सूरज हमारे से बहुत दूर है, तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे से बहुत दूर होती है तो वहाँ से जो लाइट होती है वो पैरेलल होकर आती है प्रिंसिपल रेज के साथ। और भी बच्चों यहाँ पर याद रखना कि जिस तरह की हम लोग यहाँ पर कोई भी हम लोग यहाँ पर मिरर्स के बारे में पढ़े इमेज फॉर्म में, तो हमेशा जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा लेफ्ट साइड में रहेगा और जो लाइट है वो हमेशा लेफ्ट साइड से राइट साइड को यहाँ पर आएगी। तो ये बात याद रखना बच्चों। तो सबसे पहला कंडीशन जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमसे अगर बहुत दूर है तो रेज जब पैरेलल होकर आएंगी तो पहला कंडीशन हमने क्या पढ़ा था कि वो फोकस देकर जाएंगी। तो यहाँ पर दोनों मिरर्स में अगर हम लोग देखेंगे कि ये जो पहला मिरर में जब जितने सारे लाइट्स पैरेलल होकर आएगी वो एक पॉइंट पर यहाँ पर मिलती हुई दिखाई पड़ेगी, तो वो होगी हमारा फोकस। और इसी जगह पर जो पॉइंटेड इमेज बनेगी तो वो है हमारा सूरज का इमेज, और ये बहुत ही छोटा होगी यानी हाईली डिमिनिस्ड, और ये रियल और इन्वर्टेड होगी। तो जिसका प्रॉपर्टी इसका जो नेचर है उसका टेबल हम लोग एंड में देखेंगे। और बच्चों जो सेकंड कंडीशन है तो वो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होती है तो उसके थोड़ी सी ही पीछे अगर किसी ऑब्जेक्ट का हमारा हम लोग रखेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि कॉन्केव मिरर में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग सेंटर के पीछे यहाँ पर रखेंगे तो उसकी जो इमेज, तो सबसे पहले एक रे लेंगे हम लोग कि पैरेलल होकर तो वहाँ से जब आएगी तो वो फोकस देकर जाएगी, और तो जब वो सेंटर देकर आएगी तो वो वापस उसी रास्ते में चला जाएगा। और ये दोनों रेज जब क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर एक इमेज बनती हुई आप लोगों को दिखाई देगी। तो ये जो इमेज होगी वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट की हाइट से बहुत ही छोटी होगी यानी डिमिनिश्ड होगी, और इसकी जो इमेज से जो है तो वो रियल और इन्वर्टेड होगी यानी उल्टा होगी, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ये थी सेकंड कंडीशन, जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग कॉन्केव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ी ही दूरी के बाद रखेंगे। तो चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट कंडीशन है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग रखेंगे सेंटर के ऊपर, तो जैसे कि बच्चों यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि थर्ड पोजीशन है हमारा द ऑब्जेक्ट एट ए सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस कॉन्केव मिरर में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग खड़ा करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर तो एक रेस आएगी हमारा पैरेलल होकर और दूसरी आएगी हमारा फोकस देकर। तो जब पैरेलल होकर आएगी
तो वो फोकस के ऊपर देकर जाएगी जैसे कि हमने पढ़ा, और अगर वो फोकस देकर आएगी तो वो फिर से पैरेलल होकर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ चला जाएगी। तो दोनों रेज जब यहाँ पर आपस में क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर जो इमेज यहाँ पर फॉर्म होगी तो उसके हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट के बराबर होगी, लेकिन उसका जो इमेज है वो रियल होगी और इन्वर्टेड होगी यानी उल्टा होगी। तो ये थी बच्चों कि सी ऑब्जेक्ट में जो प्लेस होगी, यानी जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज यहाँ पर इक्वल रहेगी लेकिन वो उल्टा होगा। और उसके बाद जो 4 नंबर पोजीशन है बच्चों, तो वो है किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम लोग रखेंगे यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखेंगे तो उसमें से हम लोग 2 रेस लेंगे। तो एक ले लेते हैं पैरेलल में आकर, कि जब पैरेलल होकर आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ वो फोकस देकर जाएगी, और जब फोकस देकर आएगी तो वो पैरेलल होकर जाएगी। तो ये दोनों लाइट के जो रेस है जब वो मीट करेंगे तो यहाँ पर एक एनलार्ज्ड इमेज हम लोगों को दिखाई पड़ेगी, यानी जो ऑब्जेक्ट की हाइट की तुलना से ये जो इमेज है ये थोड़ी सी बड़ी हुई हम लोगों को दिखाई पड़ेगी, लेकिन इसका जो नेचर है वो रियल और इन्वर्टेड होगा। तो ये थी बच्चों, तो मिरर जब सेंटर और फोकस के बीच में रहेगी तो कुछ इस तरह की जो बड़ी इमेज है यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर एक चीज़ मार्क करना बच्चों कि जैसे ही हम लोग दूर से थोड़ी सी पास पास आ रहे हैं तो यहाँ पर जो मिरर में जो इमेज है तो वो थोड़ी सी बड़ी होती जा रही है ऑब्जेक्ट के तुलना में। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट कंडीशन को यानी पोजीशन का हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट पोजीशन है जो बच्चों, तो वो है हमारा जब ऑब्जेक्ट फोकस यानी प्रिंसिपल फोकस के ऊपर लाई करेगा। तो जैसे कि यहाँ पर तुम लोग देख पा रहोगे कि यहाँ पर 2 रेस हम लोग लेंगे, तो एक तो जाएगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर देकर, और जब मिरर में टकराएगी वो उसी सेंटर ऑफ कर्वेचर देकर चली जाएगी, और जो दूसरी रे है तो उसे हम लोग लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल करके। तो पैरेलल करके अगर हम लोग जब लेंगे तो वो फोकस देकर चली जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग जैसे कि बच्चों देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो 2 रेस यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पर जो कॉनकेव मिरर से वापस आई है तो वो आपस में मिल नहीं रहे। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो इमेज है वो बहुत ही अनंत दूरता में रहेगी या वो फॉर्म ही नहीं होगी। तो ये है हमारा कंडीशन जब कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस होगी, कहाँ पर बच्चों कि फोकस में। कहाँ पर बच्चों? फोकस में। और जो आखिरी वाला कंडीशन है तो वो है हमारा जब किसी भी ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में लाई करेगी। तो तब हम लोग ये देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है तो उसका कि हाईली एनलार्ज्ड इमेज हमारे जो मिरर के पीछे हम लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि बेसिकली होगा हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये जो कंडीशन है ये बहुत ही स्पेशल कंडीशन है। तो इस कंडीशन में हमने देखा कि ये जो इमेज है ये वर्चुअल और इरेक्ट है, यानी ये सीधा है। लेकिन हमने जो 5 प्रीवियस जो पोजीशंस देखे कि हर पोजीशन में जो इमेज है वो उल्टा हो रहा है और रियल और इन्वर्टेड हो रहा है, यानी जो 5 कंडीशन में जितने सारे इमेज फॉर्म हुए उसे हम लोग पर्दे में पकड़ सकते हैं। लेकिन ये जो आखिरी वाला कंडीशन है ये बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि यहाँ पर जो इमेज है वो हाईली एनलार्ज्ड है और वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है, यानी इसको भी हम लोग पर्दे में पकड़ नहीं सकते। और इसी को ही हम लोग डेली लाइफ में ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो इसको बेसिकली यूज किया जाता है डेंटिस्ट के द्वारा, और इसको भी यूज़ किया जाता है जो पर्सन्स खुद सेविंग कर रहा है यानी अपना दाढ़ी बना रहा है। तो यहाँ पर बच्चों हमने इसका एक टैबुलेशन दे दिया है कि जो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है और उनके जो इमेज है वो कहाँ पर फॉर्म होंगे और उनकी जो साइज है वो कैसे होगी और उनकी जो नेचर है वो कैसे होगी। तो जैसे कि हमने देखा यहाँ पर जो 5 पोजीशन है तो उसके लिए जो नेचर होगी वो हमेशा रियल और इन्वर्टेड होगी। लेकिन जो आखिरी वाला जो पोजीशन है फोकस और पोल के बीच में तो उसके लिए वो होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो चलिए बच्चों हम लोग देख लेते हैं कि यूज ऑफ कॉनकेव मिरर्स। तो कॉनकेव मिरर्स को जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं ये जो टॉर्च है तो वहाँ पर यूज होती है, और जो व्हीकल की जो हेडलाइट होती है तो वहाँ पर भी यूज होती है। और अगर कोई पर्सन खुद का दाढ़ी बना रही हो तो यहाँ पर जो मिरर होती है तो वो हमारा होती है कॉनकेव मिरर। तो इसमें जो प्रॉपर्टीज यूज होती है तो वो है आखिरी वाला पोजीशन का प्रॉपर्टी, तो जिसमें कि जो
5 में जब इन्वर्टेड इमेज हुआ था, उल्टा इमेज हुआ था, जो आखिरी वाला प्रॉपर्टी थी पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वहाँ पर बड़ा सा प्रतिबिंब दिखाई देगा और वो होगा वर्चुअल और इरेक्ट, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। जिससे क्या होगा, आपको जो दाढ़ी होगा तो वो उसे दाढ़ी बनाने में बहुत ही मदद मिलेगी, क्योंकि आप लोगों को एक बड़ा सा इमेज देखने को मिलेगा। और इसके अलावा जो डेंटिस्ट होते हैं तो वो हमारे जो अंदर के जो दांत होते हैं तो उसकी कंडीशन देखने के लिए भी कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। तो इसमें दिखाई देती है कि बड़ा सा प्रतिबिंब, जो कि आखिरी वाला जो प्रॉपर्टी यानी पोजीशन है तो उसके ऊपर काम करती है। तो इसके अलावा तो यहाँ पर बच्चों देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक जो सोलर कुकर की तरह होती है ये वाला, तो जो कि सनलाइट को एक ही जगह पर केंद्रीभूत कर लेती है। तो कुछ इस तरह की डिवाइस के लिए भी हम लोग कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये थी बच्चों डेली लाइफ में हमारा जो कॉनकेव मिरर है तो उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि जो कॉन्वेक्स मिरर होती है तो वो कैसे हमारे डेली लाइफ में काम में आती है और कैसे हम लोग उसे रे डायग्राम में हम लोग दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमने लिया है एक पेंसिल, और उस पेंसिल को हम लोग जो गाड़ी में लगे रहते हैं जो मिरर्स, तो उसके सामने हम लोग यहाँ पर प्लेस किया है। तो जैसे कि बच्चों आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है ये थोड़ी सी पास में है, तो पेंसिल का यहाँ पर बड़ा वाला इमेज दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही हम लोग पेंसिल को इससे थोड़ी सी दूर लेंगे तो उसकी जो इमेज है यहाँ पर छोटी होती चली जाएगी, और इसकी जो सीधा उसकी जो साइज है यानी जो सीधा उसकी जो ऑब्जेक्ट है तो वो उसका इमेज भी सीधा है, यानी दोनों केस में आप लोग देख सकते हो। तो ये है हमारा इरेक्ट इमेज फॉर्म करती है। तो ये जो मिरर होती है तो वो होती है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। तो इसी कॉन्वेक्स मिरर की इस प्रॉपर्टी की वजह से तो इसे व्हीकल में यूज किया जाता है। तो जो पीछे आती हुई जो व्हीकल होती है यानी जो गाड़ियाँ होती है तो उसका छोटा और वर्चुअल इमेज यहाँ पर हम लोगों को दिखाई पड़ती है, जो कि बेसिकली होती है सीधा। तो चलिए बच्चों, तो इस मिरर की प्रॉपर्टीज़ और उसको जो रे डायग्राम है तो उसको भी थोड़ी सी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हम लोग उसी तरह दो रे डायग्राम्स को यहाँ पर लेंगे कोई भी इमेज को फॉर्म करने के लिए। तो इसके लिए हमारे दो पोजीशंस होते हैं। एक पोजीशन होती है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी डिस्टेंस में प्लेस हो, जैसे कि सूरज। तो तब हम लोग ये देखेंगे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में प्लेस हो तो वहाँ से जो रेज आती है वो पैरेलल होकर आती है। तो जो आकर वो कॉन्वेक्स मिरर के सरफेस में टकराते हैं तो वो एक ही पॉइंट पर मिलती हुई दिखाई पड़ेंगे। तो वो पॉइंट जैसे कि हमने चला वो होती है हमारा फोकस। क्या होती है बच्चों? फोकस। और इसी पर जगह पर एक छोटा सा पॉइंटेड हाईली डिमिनिश्ड इमेज दिखने को हम लोगों को मिलेगी, तो वो होगी हमारा जो सूरज का इमेज। और ये जो सूरज का इमेज होगी तो वो होगी हमारा वर्चुअल और इरेक्ट। और जो दूसरी पोजीशन है बच्चों तो वो है हमारा इन्फिनिटी और पोल के बीच का डिस्टेंस। तो ये हमारा पोल और ये जो इन्फिनिटी डिस्टेंस, तो इसी के बीच में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का हम लोग रखेंगे तो आप लोग देखोगे कि एक रे यहाँ पर अगर फोकस के सीधा हम लोगों का पैरेलल होकर जाएगी तो आप लोग देखोगे वो फोकस में मिलती हुई नज़र आएगी। और एक इमेज जब सेंटर देकर वो गिरती हुई नज़र आएगी तो फिर से वो वापस उस सेंटर देकर को न जाती हुई नज़र आएगी। तो दोनों रेज जब पीछे आकर एक जगह पर मिलती हुई नज़र आएगी तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक छोटा सा यानी डिमिनिश्ड इमेज यहाँ पर फॉर्म हुआ है। और वो इमेज क्या है कि उसका प्रॉपर्टी से हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं कि जो पीछे आती हुई जो गाड़ियाँ हैं तो उनको देखने के लिए, तो उन जो बड़े बड़े गाड़ियाँ होती हैं तो उनकी छोटी सी इमेज यहाँ पर हम लोग मिरर में देखते हैं। तो वो जो इमेज होती है वो होती है वर्चुअल और इरेक्ट, और वो होती है उनका नेचर। क्या होती है बच्चों? उनकी होती है नेचर। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि डेली लाइफ में हम लोग कैसे कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि जो कॉन्वेक्स मिरर है वो किसी भी बड़े इलाका को एक छोटे जगह में हम लोग आसानी से देख पा रहे हैं। तो जैसे कि बच्चों आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एक गाड़ी में लगा हुआ ये कॉन्वेक्स मिरर पीछे की जो बहुत बड़ी इलाका को एक छोटी जगह में यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना दिखाई दे पड़ती है। तो जो बड़े बड़े गाड़ियाँ हैं वो भी यहाँ पर छोटे छोटे हम लोगों को नज़र आती है। अगर आप लोग एक कॉन्वेक्स मिरर लेकर ताजमहल के सामने अगर खड़े हो जाएंगे और यहाँ पर ताजमहल को देखने की कोशिश करेंगे तो ताजमहल का जो बड़ा वाला जो ताजमहल है उसका एक छोटा सा इमेज यहाँ पर
इस मिरर में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो बेसिकली किसी भी अगर बड़े जगह को एक छोटी जगह में आप लोगों को देखना है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे कन्वेक्स मिरर। तो यही वजह है बच्चों कि जो गाड़ियाँ हैं तो उनका जो रियर व्यू यानी पीछे से आती हुई गाड़ियाँ और पीछे की इलाके को देखने के लिए कन्वेक्स मिरर का ही यूज किया जाता है। और एक बच्चों यहाँ पर याद रखना कि ये जो स्पेरिकल मिरर्स होती है तो इसमें बहुत सारे हम लोगों का जो यूज होती है तो उसके लिए हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं साइन कन्वेंशन का। और इसी साइन कन्वेंशन का हम लोग यूज़ करके इसके रिगार्डिंग जितने सारे प्रॉब्लम्स है डेली लाइफ में यूज है तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। और जिस साइन कन्वेंशन को हम लोग इस्तेमाल करके यहाँ पर स्पेरिकल मिरर का जो साइन को हम लोग मेजर करते हैं तो वो होती है हमारा कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। क्या होती है बच्चों? कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक स्पेरिकल मिरर है और इस स्पेरिकल मिरर की जो पोल होती है तो उसको ही हम लोग आज ए ऑरिजिन यहाँ पर लेते हैं। और इस ऑरिजिन से जो कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस होता है लेफ्ट साइड में तो उसको हम लोगों को लेंगे उस डिस्टेंस को नेगेटिव। क्या लेंगे बच्चों? नेगेटिव। और उसी पोल के जो राइट साइड में अगर उसकी इमेज फॉर्म होगी तो उसको हम लोग लेंगे पॉजिटिव। यानी जो भी डिस्टेंस पोल के लेफ्ट साइड में होंगे तो वो होंगे नेगेटिव और राइट साइड में जो डिस्टेंस होंगे वो होंगे पॉजिटिव। और उसी तरह जो पोल है तो वहाँ से जो ऊपर की ओर जो हाइट होंगे तो उसको हम लोग लेंगे हमेशा पॉजिटिव और उसके नीचे की ओर जो हाइट होंगी यानी जो नीचे की ओर जो डिस्टेंस होगी तो उसे हम लोग लेंगे नेगेटिव। तो ये थी बच्चों न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेक्शन जो कि स्पेरिकल मिरर्स में हम लोग यूज़ करेंगे आगे। तो चलिए बच्चों इससे के बाद हम लोग ये यहाँ पर देखेंगे कि जो स्पेरिकल मिरर होती है तो ये कैसे हमारा कार्टेशियन साइन कन्वेक्शन काम करती है। तो इसका जो पूरा नोट्स है यहाँ पर हमने दे दिया है तो आप लोग इसे आराम से देख सकते हैं कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसका हमने लिया है आज एक्स एक्सिस जो कि बेसिकली एक्स और एक्स डैश तो इसको ले लिया है। तो ये कैसे ये जो डिस्टेंस यहाँ पर मेजर होती है तो यहाँ पर पूरी डिटेल्स आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग चाहें तो ये नोट्स लिख सकते हैं। तो इसके बाद बच्चों कि ये जो डेली लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं स्पेरिकल मिरर तो स्पेरिकल मिरर का जो फॉर्मूला है तो उसका हम लोग यूज़ करते हैं। तो कैसे हम लोग करेंगे तो उसके रिगार्डिंग हम लोग एक न्यूमेरिकल आगे करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों ये जान लो कि एक स्पेरिकल मिरर के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस हुआ हो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये एक ऑब्जेक्ट है तो ये जो पोल से ऑब्जेक्ट की जो दूरी है तो उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको कि बेसिकली डिनोट किया जाता है स्मॉल यू के द्वारा। और पोल से जब कोई भी इमेज फॉर्म हो और उसी डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे इमेज डिस्टेंस जो कि बेसिकली हमारा डिनोट किया जाता है स्मॉल वी के द्वारा। और यहाँ पर जो पोल और फोकस के बीच में जो दूरी होती है तो उसे हम लोग बोलेंगे फोकल लेंथ जो कि डिनोट किया जाता है बेसिकली स्मॉल एफ के द्वारा। और द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ इज नोन एज मिरर फार्मूला। यानी ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और जो फोकस होती है, फोकस लेंथ होती है तो इनके बीच के जो रिलेशन होती है तो उसे ही हम लोग बोलते हैं मिरर फार्मूला जो कि बेसिकली होती है 1/v + 1/u = 1/f। और जो स्पेरिकल मिरर के जितने सारे पोजीशन है या कोई भी ऑब्जेक्ट उसके सामने रख लो तो ये मिरर फार्मूला तो हर जो चीज़ के लिए यानी हर पोजीशन के लिए सही एप्लीकेबल होती है। तो चलिए बच्चों इसे हम लोग और आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं ये मैग्नीफिकेशन होता क्या है। तो मैग्नीफिकेशन बेसिकली बच्चों ये होता है जब भी हम किसी स्पेरिकल मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो हम लोग ये देखेंगे कि वो इमेज या तो उसके बराबर होगी या उससे छोटी होगी या उसकी हाइट उससे बड़ी होगी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के तुलना में उसकी जो इमेज है वो कितना बड़ा हुआ है या छोटा हुआ है तो उसी को ही हम लोग बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? मैग्नीफिकेशन। इफ द इमेज इज enlarged image formed by a spherical mirror to the relative size I that its ratio of height जो कि हम लोग लेते हैं h और इमेज हाइट को लेते हैं h' और जो हाइट होती है ऑब्जेक्ट की उसे लिखते हैं h और इन दोनों की जो रेशियो होती है तो उसे ही हम लोग बोलते हैं
जो मैग्नीफिकेशन ऑफ द स्फेरिकल मिरर, जो कि बेसिकली डिनोट किया जाता है एम के द्वारा। यानी ये किसके रेशियो के बराबर हो जाएगा, जो हाइट ऑफ द इमेज, तो जो कि होती है हमारा एच डैश, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो कि हमारा होती है एच। क्या होती है बच्चों, एच। और इसको सिंपली हम लोग ये लिख सकते हैं कि एच डैश बाई एच। तो ये होती है बच्चों की मैग्नीफिकेशन। एक इमेज जो है वो कितना बड़ा हुआ है तो उसको हम लोग तुलना करेंगे। तो हम लोग ये भी देखेंगे बच्चों एक चीज़, कि जो मैग्नीफिकेशन है वो अब किसके साथ रिलेशन उसका है, तो वो है हमारा इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इनके दोनों के साथ भी ये रिलेटेड होती है। तो जो मैग्नीफिकेशन होती है एच डैश बाई एच, तो वो बराबर होती है नेगेटिव ऑफ माइनस वी बाई यू। तो ये जो फॉर्मूला है बच्चों, इसे याद रखना, क्योंकि इसे हम लोग बहुत ही इस्तेमाल करने वाले हैं, और आप लोगों के जो चैप्टर है तो इसमें भी इस्तेमाल करेंगे। तो क्योंकि ये जो हाइट होती है वो हमेशा हम लोग उसे लेते हैं पॉजिटिव। क्या लेते हैं बच्चों, ऑब्जेक्ट की हाइट को पॉजिटिव, और उसे प्लेस करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। और जब इमेज की हाइट है वो एक से बड़े होगी, क्या होगी बच्चों, कि एक से बड़ा होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। और जब वो एक से छोटा होती है यानी नेगेटिव होती है, तो उसे हम लोग बोलेंगे रियल इमेज। तो वर्चुअल इमेज होते हैं जो बेसिकली वो होते हैं हमारा इरेक्ट, और जो रियल इमेज होते हैं वो होते हैं इन्वर्टेड। यानी यहाँ पर जो नेगेटिव साइन आएगी हमारा मैग्नीफिकेशन, तो वो हमारा हो जाएगी एक रियल इमेज, और जब मैग्नीफिकेशन आएगी पॉजिटिव तो वो होगी हमारा वर्चुअल इमेज। तो चलिए बच्चों की डेली लाइफ में कैसे इस मिरर फार्मूला और मैग्नीफिकेशन का हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसे हम लोग एक न्यूमेरिकल यानी एक प्रॉब्लम से समझते हैं। तो यहाँ पर हमें प्रॉब्लम कुछ इस तरह से दिया है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि हमारा 90 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द इमेज और इट्स मैग्नीफिकेशन। तो हमें एक ऑब्जेक्ट दिया है, तो जो कि प्लेस्ड है कितने दूरी पर, यहाँ पर 15 सेंटीमीटर। तो जैसे कि बच्चों यहाँ पर हमारे पास एक कन्वेक्स मिरर, और इस कन्वेक्स मिरर में हम लोग यहाँ पर देखेंगे ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर इसकी जो पोल है तो वो पोल से 15 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। यानी यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो कि हमारा होती है यू, तो वो हो जाएगा -15। क्या हो जाएगा बच्चों, -15, क्योंकि ये पोल के जो लेफ्ट साइड में रहता है। और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो जो कि सेंटर और पोल के बीच का डिस्टेंस होती है, तो वो हमें दिया है 90 सेंटीमीटर। क्या दिया बच्चों, 90 सेंटीमीटर, जो कि बेसिकली कैपिटल आर के द्वारा यहाँ पर डिनोट की जाती है। तो हमें निकालना है जो पोजीशन ऑफ द इमेज यानी v का वैल्यू निकालना है, और मैग्नीफिकेशन यानी m का वैल्यू भी निकालना है। तो चलिए बच्चों इसे देखते हैं। तो इसके लिए बच्चों हम लोग लेंगे कि कार्टेशियन साइन कन्वेंशन की मदद। तो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर ए कन्वेक्स मिरर में जैसे कि हमने देखा जो u का वैल्यू है तो वो है होगा हमारा -15 सेंटीमीटर, और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर r है तो उसका वैल्यू हमारा होगा +90 सेंटीमीटर, क्योंकि वो पोल के राइट साइड में है। और हमने ये भी जाना है कि जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस के आधा होती है। यानी यहाँ पर अगर r के वैल्यू हम लोग डाल देंगे तो यहाँ पर जो फोकल लेंथ है तो वो हमारा आ जाएगी 45 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास फोकल लेंथ है और हमारे पास जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u वो है। तो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे अभी जो इमेज का डिस्टेंस होती है तो वो कितना होती है। तो इसके लिए हम लोग डालेंगे मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला के हिसाब से हमने ये देखा कि जो 1/v प्लस 1/u बराबर होती है हमारा 1/f। तो इसी से ही हम लोग लिखेंगे 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। और यहाँ पर हमारे पास f और u का वैल्यू यहाँ पर है, तो हम लोग अगर f का वैल्यू यहाँ पर डालेंगे तो 1/, तो वो हो जाएगा 45 माइनस 1/u का वैल्यू हो जाएगा हमारा -15। तो यहाँ पर 1/45 रह गया, यहाँ पर माइनस ऑफ माइनस ये हो जाएगा +1/15। तो जब दोनों का हम लोग लेंगे एलसीएम तो यहाँ पर 1/v बराबर हो जाएगा हमारा, नीचे आ जाएगा 45 और ऊपर हो जाएगा 1 + 3 यानी 4/45।
45। और यहाँ पर अगर ये जो 1/v है तो इसे अगर हम लोग रेसिप्रोकल लेंगे तो v मेरा हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाई 4, तो जिसका वैल्यू हमारा आ जाएगा 11.25 सेंटीमीटर, जो कि हमारा होगा प्लस। तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस था 15 सेंटीमीटर, यहाँ पर जो इमेज का डिस्टेंस हमारा कितना आ गया बच्चों, यहाँ पर प्लस 11.25 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जो इमेज जो फॉर्म होगा तो वो यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर के राइट साइड यानी बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ पर फॉर्म होगा, यानी राइट साइड में फॉर्म होगा, वो भी पोल से कितने दूरी पर कि 11.25 सेंटीमीटर दूरी पर ये राइट साइड में फॉर्म होगा। और उसके बाद यहाँ पर हमें ये भी पूछा है इसका मैग्नीफिकेशन कितना होगा, यानी एम का वैल्यू कितना आएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एम बराबर होती है हमारा -v/u। तो हमारे पास अब v का वैल्यू है और u का वैल्यू है, तो दोनों का वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं। तो -v का वैल्यू है +11.25 सेंटीमीटर और यहाँ पर u का वैल्यू है हमारा -15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर माइनस और माइनस यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस और माइनस कैंसिल होने के बाद इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर +0.75। क्या आएगा बच्चों, +0.75। तो जैसे कि हमने ये जाना था कि जब मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आ जाए तो पॉजिटिव आने के बाद ये जो इमेज होती है तो वो होती है हमारा वर्चुअल इमेज। क्या होती है बच्चों, वर्चुअल इमेज होती है। और ये जो वर्चुअल इमेज होती है बच्चों वो हमेशा क्या होती है, इरेक्ट होती है। क्या होती है, इरेक्ट होती है, यानी सीधा होती है। यानी यहाँ पर हम लोग ये बता सकते हैं कि जो इमेज का पोजीशन है वो हमारा होगा राइट साइड ही ऑफ द पोल, यानी बिहाइंड द मिरर। और इसका जो मैग्नीफिकेशन होगा तो वो होगा हमारा +0.75 ही यहाँ पर होगा, जो कि इंडिकेट करता है कि जो इमेज है उसका नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इस तरह की बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि आप लोगों के एग्जाम में आएंगे। तो उसको हम लोग, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम लोग प्रीवियस क्लास में इस चैप्टर से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन है तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का ये जो टॉपिक था लाइट, तो इसका पहला जो पार्ट है यहीं पर ख़त्म होती है। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट 2 भी यहाँ पर लाएंगे। तो उसके लिए आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे, और इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए और इसके साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा ये अच्छे से पता है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।